गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम गैसों का आनुगतिक समीकरण द काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आनुगतिक समीकरण की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। गैसों के आनुगतिक सिद्धांत की अभिक्रियाओं के आधार पर आनुगतिक समीकरण को उत्पन्न किया जाता है। अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में गैसों के आनुगतिक सिद्धांत की मुख्य अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की थी। उन्हीं अभिक्रियाओं के आधार पर गैसों के आनुगतिक समीकरण को उत्पन्न किया जाता है। माना कि L सेंटीमीटर लंबाई का एक घन के आकार का पात्र है, जिसमें गैस के N अणु उपस्थित है, जिनका द्रव्यमान प्रत्येक गैस के अणु का जो द्रव्यमान है वो m द्रव्यमान है। पात्र में भरी हुई गैस के अणु का वर्ग माध्यम मूल वेग, इस पात्र में जो गैस भरी हुई है उस गैस का वर्ग माध्यम मूल वेग c है। अणु के वेग को 3 लंबवत घटकों x, y और z में बांटा जाता है। माना कि इस पात्र में कोई अणु, अपन एक अणु लेते हैं, ये मान लीजिए ये अणु है। ये जो अणु है इसको 3 घटकों x, y और z घटकों के रूप में बांटा गया है। तो इसका जो वेग होगा अणु का, वो वेग c स्क्वायर होगा, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के बराबर होगा। कि कोई ये जो अणु है इसका वर्ग माध्यम मूल वेग जो है वो 3 घटकों में बांटा गया है, और जो c स्क्वायर का मान होगा, वेग का जो मान होगा वो किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z के इक्वल होगा। अब देखिए अणु, ये जो अणु है आपका, वेग घटक x द्वारा, जो x एक्सिस की तरफ वो x घटक होगा, y एक्सिस की तरफ वो y घटक होगा, और जो z एक्सिस की तरफ वो z घटक होगा। अब मान लीजिए ये जो आपका अणु है, अणु वेग घटक x द्वारा पात्र की केवल m तथा n दीवारों से ही टकराता है। जब ये अणु गति करेगा, मान लीजिए वो x एक्सिस की दिशा में गति करता है, तो ये पात्र की दीवार को, इस फलक को मैं m कहता हूँ और इस फलक को मैं n कहता हूँ। तो ये इधर गति करेगा, गति करके यहाँ m फलक से टकराएगा और टकरा के पात्र की दीवारों से टकरा के वापस इसकी विपरीत दिशा में जाएगा और n फलक से टकराएगा। मान लीजिए ये n फलक है, इससे ये अणु आके टकराएगा और टकरा के वापस इस दिशा में, विपरीत दिशा में चल जाएगा। क्योंकि अपन ने अनुगतिक सिद्धांत की अभिक्रियाओं में पढ़ा है कि जो गैस के अणु वो लगातार गति करते हैं और पात्र की दीवारों से टकरा के वापस विपरीत दिशा में गति करते रहते हैं। तो अणु वेग घटक x द्वारा पात्र की केवल m तथा n दीवारों से टकराता है। m दीवार से टकराने से पूर्व अणु का संवेग, जब ये m दीवार पे टकराएगा उस समय टकराने से पूर्व संवेग होगा mx। टक्कर से पूर्व का संवेग mx। टकरा के अणु वापस विपरीत दिशा में जाएगा, तो टक्कर के पश्चात संवेग होगा माइनस m s होगा, क्योंकि उसकी
दिशा विपरीत हो जाती है, दिशा बदल जाती है। और जो ये टक्कर होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। अतः एक टक्कर के पश्चात संवेग में परिवर्तन। अतः एक टक्कर के पश्चात संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन होगा mx माइनस mx इक्वल टू 2mx। तो इस अणु का एक टक्कर के पश्चात जो संवेग होगा, वो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो होगा 2mx के इक्वल होगा। तो ये जो अणु है वो मान लीजिए m और n प्लग के बीच में टकराता है, तो टक्कर से पूर्व जो संवेग होगा वो mx होगा। टकराने के बाद में वापस वो विपरीत दिशा में जाएगा, उस समय जो संवेग होगा वो माइनस mx होगा। और जो टक्कर होती है क्योंकि पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है तथा विपरीत दिशा में होती है, तो ये माइनस का निशान प्रदर्शित करता है कि जो वेग है वो जो संवेग है वो पहले वाले संवेग के बिल्कुल विपरीत दिशा में होगा। अतः संवेग में जो परिवर्तन होगा वो होगा 2mx के बराबर होगा। अब देखिए पात्र की जो दीवार है, उस पात्र की दीवार के जो m और n फलक है, इसके मध्य की जो दूरी है वो l सेंटीमीटर है। अतः n दीवार से टकराने के लिए अणु l सेंटीमीटर दूरी तय करता है। अणु अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो वो l सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अतः 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या, तो 1 सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या इक्वल टू x अपॉन n। तो 1 सेकंड में जो टक्करों की संख्या है वो किसके बराबर होगी? x अपॉन l के बराबर होगी, जो कि एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन 2mx है। अतः प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन इक्वल टू 2mx इंटू x अपॉन l। प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन वो होगा 2mx स्क्वायर अपॉन l। इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2mx स्क्वायर अपॉन l। ये है प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन। इसी प्रकार ये प्रति सेकंड संवेग में जो परिवर्तन आ रहा है, जब गैस का अणु केवल x घटक में ही गति कर रहा है। इसी प्रकार अगर ये कण है वो y और z घटक में भी इसको परिवर्तन को देखेंगे, तो जिस प्रकार x घटक के लिए उसी प्रकार y और z घटक के लिए जो प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन होगा वो होगा y घटक के लिए 2m y स्क्वायर अपॉन l और z घटक के लिए होगा 2m z स्क्वायर l। इस प्रकार तीनों घटकों के लिए प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन दर, ये x के लिए, ये y के लिए
और ये z के लिए प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार एक अणु के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन अगर इस अणु के तीनों घटकों के लिए संवेग में कुल परिवर्तन देंगे तो अतः एक अणु के लिए संवेग में कुल परिवर्तन वो होगा 2m x स्क्वायर अपॉन l प्लस 2m y स्क्वायर अपॉन l प्लस 2m z स्क्वायर प्लस अपॉन l। ये किसी एक अणु के लिए संवेग में कुल परिवर्तन का मान आ गया। इसको और अगर आगे हल करेंगे तो 2m अपॉन l कॉमन ले लेते हैं और आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बच जाता है। और जैसे आपको पता ही है, इधर देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसका मान इनकी जगह अपन सी स्क्वायर कर देते हैं 2m सी स्क्वायर अपॉन l। अतः ये एक अणु के लिए संवेग में कुल परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार अणु की संख्या इसमें n अणु उपस्थित है तो n अणु के लिए संवेग में कुल परिवर्तन होगा वो होगा 2m n c स्क्वायर अपॉन l। यहाँ n जो है इस पात्र में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या है। तो n अणु के लिए संवेग में कुल परिवर्तन का मान ये प्राप्त होता है 2m n c स्क्वायर अपॉन l। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हो गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। अर्थात आरोपित बल इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। गति का द्वितीय नियम जो है वो क्या कहता है कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आरोपित बल के बराबर होता है। अतः आरोपित बल इक्वल टू संवेग में परिवर्तन, जो कि आप जानते हो दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। अतः इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि दाब को फिर से प्रेजेंट कर दूं आरोपित बल संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो ये संवेग में परिवर्तन तो अपन को यहाँ से ये प्राप्त हुआ है। तो संवेग में परिवर्तन बल की जगह अपन 2m n c स्क्वायर अपॉन l। और क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ अपन ने जो पात्र लिया है वो घन की आकृति का पात्र लिया है, घनाकार पात्र लिया है। तो घनाकार पात्र का जो क्षेत्रफल होता है वो घनाकार पात्र का क्षेत्रफल होता है 6l स्क्वायर। घनाकार
पात्र का जो क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह में 6L स्क्वायर लिख देता हूँ। इसको और ज़्यादा आगे करेंगे तो अपने को 2mnc स्क्वायर अपॉन 6L क्यूब या LP प्राप्त होता है। तो P इक्वल टू 2mnc स्क्वायर अपॉन 6L क्यूब। जैसा कि आप जानते हो जो आयतन होता है V इक्वल टू L क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ जो L क्यूब है इसकी जगह में V लिख देता हूँ। तो अपने को ये समीकरण इस रूप में प्राप्त होगी P इक्वल टू 2mnc स्क्वायर अपॉन 6V और इसको और ज़्यादा करने पर 2mnc स्क्वायर अपॉन 3V इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। और इसको आगे करने पे PV इक्वल टू 1 अपॉन 3 mnc स्क्वायर। ये समीकरण अपने को प्राप्त होती है। और ये जो समीकरण है वो समीकरण कहलाती है अनुगतिक समीकरण। इस समीकरण को अनुगतिक समीकरण या काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। इस समीकरण को अन्य रूपों में भी लिखा जा सकता है। m और n इक्वल टू m लिख सकते हैं अपन। m जो है वो कुल द्रव्यमान है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3 m के लिए m लिखा सकता है mc स्क्वायर। अथवा इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है P इक्वल टू 1/3 m अपॉन V c स्क्वायर या P इक्वल टू 1/3 V c स्क्वायर। यहाँ घनत्व है जो m अपॉन v के इक्वल होता है। तो इस प्रकार इस समीकरण को अपन इस रूपों में भी लिखा जा सकता है। ये समीकरण जो है वो समीकरण अनुगतिक गैस समीकरण या काइनेटिक गैस इक्वेशन कहलाती है।